हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे 10 मूला लिस्ट के बारे में और इनके घटक द्रव्य को याद करने की इजी ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 10 मूला लिस्ट अभी रिसेंट के पेपर में 2019 के पेपर में एमपीएमएसयू के पूछा गया था और उसमें पूछा गया है कि 10 मूला लिस्ट के निर्माण विधि, उसके घटक द्रव्य, उसकी मात्रा और उपयोग का वर्णन करें और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसके घटक द्रव्य को याद करने की ईजी ट्रिक देखेंगे क्योंकि इसके घटक द्रव्य आसानी से याद हो नहीं पाएंगे। 55 द्रव्य हैं इसमें, घटक द्रव्य हैं और प्रक्षेप द्रव्य इसमें अलग से हैं। फिर इसकी निर्माण विधि देखेंगे, इसका मात्रा क्या होती है, इसके अनुपान क्या होते हैं और इसका किन किन में उपयोग किया जाता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मुख्य घटक द्रव्य द्राक्षा है। ठीक है, और इसमें 54 घटक द्रव्य अलग से हैं। तो आप उन 54 घटक द्रव्य को कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 10 मूल के द्रव्य हैं 10। ठीक है, तो 10 मूल में कौन कौन से आते हैं? बृहद पंचमूल आता है और लघु पंचमूल आता है। बृहद पंचमूल के 5 द्रव्य कौन से आते हैं? तो बिल्व, गंभारी, अग्निमंत्र, स्योनाक, पाटला। और लघु पंचमूल के 5 द्रव्य आते हैं सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। तो इस तरीके से 10 द्रव्य आपको याद हो गए कि 10 द्रव्य आपके 10 मूल के द्रव्य हैं। फिर इसमें 8 द्रव्य आते हैं अष्टवर्ग के। तो अष्टवर्ग में कौन कौन से 8 द्रव्य आते हैं वो देख लीजिए। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। तो इस तरीके से 8 द्रव्य आपको ऐसे याद हो जाएंगे। फिर इसमें आते हैं हम पंचकोल के द्रव्य 5 आते हैं। तो पंचकोल में आते हैं पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। तो पंचकोल में पिप्पली और पिप्पली मूल को अलग अलग लिया है, लेकिन यहाँ पे आप पिप्पली को एक ही बार लेंगे। तो इसमें आपके पंचकोल के 4 द्रव्य आ जाएंगे, पिप्पली, चव्य, चित्रक और शुंठी। और फिर आता है इसमें त्रिफला। तो त्रिफला में आते हैं आपके आम्लकी, विभीतिकी और हरितिकी। और त्रिमद में आता है आपका नागरमोथा, विडंग और चित्रक मूल। तो चित्रक आपका पंचकोल में आ चुका है और इसके बाद आता है त्रिव्रत। तो इस तरीके से आपको 10 मूलारिष्ट के 10 द्रव्य, अष्टवर्ग के 8 द्रव्य यानी कि 18, पंचकोल के 4 द्रव्य क्योंकि पिप्पली 2 बार लिया गया है तो पिप्पली को आपको इसको 1 बार लेना है, तो 18 और 4 22। फिर त्रिफला की बात करते हैं तो त्रिफला में आम्लकी, विभीतिकी और हरितिकी को मिला करके 22 और 3 25। फिर त्रिमद में हम नागरमोथा और विडंग को ही लेंगे क्योंकि चित्रक मूल का हमने पंचकोल में ले लिया है। तो यहाँ पर 2 उसके त्रिमद के तो 27। और त्रिव्रत यहाँ पे, तो त्रिव्रत यहाँ पे हमने अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको त्रि से याद हो जाएगा। तो त्रि से त्रिफला भी है, त्रि से त्रिमद भी है और त्रि से त्रिव्रत भी हो गया। तो आपके 3 त्रि आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप 28 द्रव्य ऐसे ही याद कर सकते हैं। उसके बाद बाकी के द्रव्य को आप एक ट्रिक से समझ लीजिए। तो इस ट्रिक को आप एक स्टोरी से इमेजिन करिएगा। ठीक है, तो देखिए विजय नाम का एक लड़का है, इसकी 3 बहनें हैं, रेणु, सारिवा और रासना। तो विजय अपनी तीनों बहनों के साथ मंदिर जा रहा है। अब आपको पता है कि जब मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेकर के जाते हैं और पुष्प लेकर के जाते हैं, और जब मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ कामना मांगते हैं अपने अच्छे के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विजय अपनी तीनों बहनों रेणु, सारिवा और रासना के साथ मंदिर जाता है। तो मंदिर जाते ही रेणु इंद्रदेव के पास जाती है, सारिवा हरि के पास जाती है और रासना जटा जी के पास जाती है। और मंदिर जाते वक्त ये तीनों बहनें प्रसाद खरीदते हैं। तो प्रसाद में ये क्या खरीदते हैं? गुड़ खरीदते हैं, सुपारी खरीदते हैं, यव खरीदते हैं, मधु खरीदते हैं और 100 भाग लोद्र खरीदते हैं। ठीक है, मतलब 100वां भाग लोद्र खरीदते हैं। और ये पुष्प लेते हैं। तो पुष्प में ये क्या लेते हैं? प्रिय पुष्प लेते हैं और पद्म यानी कि कमल लेते हैं। ये सारी चीज़ें खरीद कर वो अंदर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों बहनों का पुनः, मतलब पहले झगड़ा हो चुका है, बाद में दोबारा इनका कभी झगड़ा ना हो। तो इस ट्रिक को समझिए कि विजय के साथ रेणु इंद्रदेव के, सारिवा हरि के और रासना जटा जी के मंदिर जाती है। और मंदिर जाते वक्त ये प्रसाद लेते हैं। तो प्रसाद में ये गुड़, सुपारी, यव, मधु और 100 भाग लोद्र लेते हैं। और पुष्प में ये प्रिय पुष्प और पद्म यानी कि कमल खरीदते हैं। और अंदर जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों का पुनः कभी झगड़ा ना हो। तो अब देखिए समझिए, विजय से यहाँ पर विजय सार लिया गया है, रेणु से यहाँ पर रेणुका लिया गया है, इंद्र से इंद्र यव लिया गया है, देव से देवदारू लिया गया है, सारिवा से सारिवा लिया गया है, हरि से यहाँ पे हरिद्रा लिया गया है, रासना से रासना लिया गया है, जटा से जटामासी लिया गया है और जी से जीरक यानी कि कृष्ण जीरक लिया गया है। मंदिर से यहाँ पे मंजिष्ठा लिया गया है, गुड़ से यहाँ पे गुड़ूची लिया गया है, सुपारी से सुपारी ही है, यव से यवासव लिया गया है, मधु से यष्टि मधु लिया गया है, शत से शतपुष्पा लिया गया है,
भाग से भारंगी लिया गया है, लोध्र से लोध्र त्वक लिया गया है, प्रिय से प्रियंगु लिया गया है, पुष्प से पुष्कर मूल लिया गया है, पद्म से पद्म काष्ठ लिया गया है और खरीदती से खदिर काष्ठ लिया गया है। अब यहाँ पे 3 का है, तो 3 का कौन से हैं? तो पहला का है यहाँ पे कुष्ठ, दूसरा का है यहाँ पे कचूर और तीसरा का है यहाँ पे कपित्थ। और पुनः से पुनर्नवा लिया गया है और ना से इनका नाग केसर ले गया है। तो इस तरीके से आपको इस ट्रिक से बाकी घटक द्रव्य याद हो जाएंगे, आप आसानी से उसे ये लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके निर्माण विधि की। तो निर्माण विधि को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया है, तो इसको देखेंगे ना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। हमने एक पात्र लिया है जिसका नाम हमने क्वाथ 1 डाला है, ठीक है। उस पर हमने 1 से 54 तक अभी जितने भी घटक द्रव्य याद किए उन सब का यवकुट करके हमने चूर्ण बनाया और उन सारे घटक द्रव्य को हमने डाला इस पात्र में। उसके बाद इसमें अष्टगुण हमने इसमें जल डाला, अष्टगुण मतलब 8 गुना जल डाला और उसको तब तक पकाया मध्यम अग्नि पे, ठीक है। तब तक पकाया जब तक वो चतुर्थांश शेष न रह जाए। तो इस तरीके से हमारा क्वाथ 1 तैयार हो गया। अब हमने पहले भी बात करी है कि 10 मूलारिष्ट का मुख्य घटक द्रव्य द्राक्षा है। तो हमने दूसरे वाले पात्र में जिसका नाम हमने क्वाथ 2 डाला है उसमें हमने द्राक्षा डाला और द्राक्षा लेने के बाद उसका चतुर्गुण मतलब 4 गुना जल मिलाकर उसे मध्यम अग्नि में पाक किया और तब तक पाक किया जब तक वो त्रिपाद मतलब 1/3 शेष ना रह जाए। तो इस तरीके से हमारा क्वाथ 2 तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने संधान पात्र में दोनों क्वाथों को, क्वाथ 1 को और क्वाथ 2 को, दोनों को डाल दिया है और उसमें हमने ऊपर से गुड़ को घोल करके मिश्रित किया और उसमें हमने प्रक्षेप द्रव्यों को यवकुट करके डाला है और उस पात्र का मुख बंद करके हमने उसे निर्वात स्थान में रख दिया है। अब इसे एक बार और समझ लीजिए कि देखिए, सर्वप्रथम हमने क्रम से 1 से 54 तक द्रव्यों को यवकुट चूर्ण किया, उसमें अष्टगुण जल मिला करके उसे बड़े पात्र में मध्यम अग्नि में पाक किया और तब तक पाक किया जब तक उसमें चतुर्थांश शेष क्वाथ का निर्माण ना हो जाए। उसके बाद हमने दूसरे वाले पात्र में द्राक्षा डाला और उसका चतुर्गुण जल डाला और तब तक उसे मध्यम अग्नि पे पाक किया जब तक उसका त्रिपाद शेष न रह जाए, यानी कि 1/3 शेष न रह जाए। अब संधान पात्र में हमने दोनों क्वाथों को डाला और ऊपर से हमने गुड़ को घोल करके मिश्रित किया और उसके बाद उसमें प्रक्षेप द्रव्यों का यवकुट चूर्ण करके संधान पात्र में डाला और उसके बाद उस संधान पात्र का मुख बंद करके उसे निर्वात स्थान में रख दिया। 1 माह बाद संधान परीक्षा विधि से परीक्षा करके संधान पूर्ण हो जाने पर 10 मूलारिष्ट को सीसीओ में पैक करके सुरक्षित स्थान में रख लेते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि संधान परीक्षा विधि से परीक्षा करके, तो अब हम संधान परीक्षा कैसे करेंगे इसे भी देख लेते हैं। तो अब आप इसको पहले इजी लैंग्वेज से समझिए कि जब हमने संधान पात्र में सभी द्रव्यों को डालकर उसका मुख बंद करके उसे निर्वात स्थान में रख दिया तो 7 दिन के पश्चात उसमें किण्वीकरण यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में उस पात्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होना शुरू होता है उस पात्र से सुन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि जब किण्वीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि जब फर्मेंटेशन समाप्त हो जाता है, तो फर्मेंटेशन के दौरान उसमें सुन की आवाज़ आ रही थी, तो जब फर्मेंटेशन समाप्त हो जाएगा तो उस पात्र में से सुन की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी पहली परीक्षा ये है कि आप कान लगा करके उसमें सुन की आवाज़ को सुनेंगे और जब सुन की आवाज़ आना बंद हो जाए यानी कि किण्वीकरण यानी कि फर्मेंटेशन पूरी तरीके से हो चुका है और आपका संधान पात्र में 10 मूलारिष्ट पूरी तरीके से निर्माण हो चुका है, आपकी संधान परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। ये पहली परीक्षा है। फिर बात करते हैं हम दूसरी परीक्षा की। तो आप एक माचिस की तीली को जलाएंगे और उस माचिस की तीली को आप संधान पात्र के अंदर डालेंगे। तो संधान पात्र के अंदर डालते ही वो बुझ जाएगी, अगर तो बुझ जाएगी तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बता देगी कि संधान प्रक्रिया चल रही है जिसके दौरान फर्मेंटेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है जो कि उस माचिस की तीली को जलने नहीं दे रही है। और जब संधान प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जलती हुई माचिस की तीली को संधान पात्र के अंदर लेकर के जाएंगे, तब माचिस की तीली अंदर जलती रहेगी जो कि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति की पहचान बताती है। तो इस तरीके से आप दूसरी परीक्षा
परीक्षा को कर सकते हैं कि आप माचिस की तीली को जलाएंगे और उसे आप संधान पात्र के अंदर लेकर के जाएंगे। अगर माचिस की तीली बुझ जाएगी, इसका मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से माचिस की तीली बुझ रही है और मतलब अभी संधान पात्र में संधान प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन अगर माचिस की तीली संधान पात्र के अंदर ले जाने पर माचिस की तीली जलती रह रही है, इसका मतलब फर्मेंटेशन पूरा हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन गैस वहां पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से माचिस की तीली जल रही है और उस संधान पात्र में संधान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। फिर बात करते हैं हम तीसरी परीक्षा की, जो कि है लाइम वाटर टेस्ट। तो जैसा कि हमने बात की कि जब फर्मेंटेशन होता रहता है तो फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज वहां पर होता रहता है। तो आपको क्या करना है कि संधान पात्र के मुख में एक कांच की नली जोड़ देनी है और उस कांच की नली का दूसरा सिरा आपको चूर्णोदक मतलब चूने के उदक यानी कि पानी, तो चूने के पानी में डाल देना है, जिससे जब फर्मेंटेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कांच की नली से होते हुए चूर्णोदक चूने के पानी में जाएगी। तो सबसे पहले जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कांच की नली से होते हुए चूर्णोदक में आएगी तो चूर्णोदक में सबसे पहले बुलबुले उत्पन्न करेगी और दूसरा चूर्णोदक का रंग दूधिया यानी कि मिल्की वाइट में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता रहेगा तो चूर्णोदक में बुलबुले आते रहेंगे और उसका रंग दूधिया होता रहेगा। लेकिन जैसे ही फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा और उस नली से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ही नहीं, तो चूर्णोदक में ना तो बुलबुले मिलेंगे और ना ही उसका रंग दूधिया होगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि उस संधान पात्र में आपकी संधान प्रक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, या फिर आपका 10 मूलारिष्ट तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा 20 से 30 ml दिन में 2 बार प्रातः और सायं लिया जाता है। इसके अनुपान की बात करेंगे तो भोजनोत्तर समान मात्रा में जल के साथ 10 मूलारिष्ट का सेवन किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके मुख्य उपयोग की कि किन किन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य उपयोग देखिए, गृहिणीम अरुचिम श्वासम कासम गुल्म भगंधरम वात व्याधिम क्षयः छर्दी पांड रोगम च कामला, मतलब गृहिणीम यानी कि गृहिणी रोग में, अरुचिम यानी कि अरुचि में, श्वासम कासम श्वास और कास में, गुल्मम भगंधरम गुल्म और भगंधर में, वात व्याधि क्षय वात व्याधि और क्षय में, छर्दी पांडु रोगाम च कामलाम छर्दी में, पांडु रोग में और कामला रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।